Yes. Okay. So let's begin. Welcome to second lecture of this particular chapter. चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एसी सर्किट. अब दो डेरिवेशन आपने मॉर्निंग में देखे, अभी तीसरा डेरिवेशन हम देखने जा रहे हैं. वैसे तो देखा जाए तो बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, और इनफैक्ट इसका बहुत सारा पार्ट सेकंड डेरिवेशन के साथ वैसे तो कॉमन है, अगर आप उसको उस फॉर्म में लिखना चाहे तो. ठीक है, जरा ध्यान दो और सुनो. आप लोगों को एसी सर्किट के बारे में एक चीज पता है, सॉरी डीसी सर्किट के बारे में, कि डीसी सर्किट में मैंने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया. ओ झोपड़े लोकांनो लक्ष द्या, बसले घ्यायला क्लासमध्ये, और इसमें से मान लो करंट फ्लो होने लगा. चलो करंट की मैग्नीट्यूड भी बता देता हूँ. मान लो आई इतना मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो होने लगा. जिस सर्किट से फ्लो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस मान लो आर है. तो यहाँ पे कितना हीट कंज्यूम किया जाता है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी. ये आप जानते हो, बरोबर है बच्चों. आई स्क्वेयर क्या हो गया तुम्हारा, ये आर टी. ये फॉर्मूला जानते हो, बड़े आराम से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सवाल उठता है क्या ये फॉर्मूला हमेशा चलेगा? तो आंसर है नहीं. ये तभी चलेगा जब करंट की वैल्यू तुम्हारी कांस्टेंट है. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? जिस सर्किट में करंट की वैल्यू लगातार बदल रही है, अभी 2 फिर 5 फिर 1 0 व्हाटएवर में भी, उसमें तुम करंट की एग्जैक्टली वैल्यू डालोगे कौन सी? और ये कहाँ पे होता है बच्चों? ये होता है एसी सर्किट में. करेक्ट, क्योंकि एसी सर्किट में करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है बल्कि हर इंस्टेंट बदल रही है. अमंग ऑल दीज वैल्यू एग्जैक्टली विच वैल्यू ऑफ करंट यू आर गोइंग टू पुट? करंट की तुम एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू डालने जा रहे हो? करंट की तुम एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू पुट करने जा रहे हो? समझ में आ रहा है? तो नेचुरली तुम्हारे पास कोई एक वैल्यू है ही नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को लिखेंगे स्मॉल इंटरवल के लिए. हम जानते हैं अगर मैं इसी का कोई बहुत छोटा इंटरवल ले लूँ, बहुत छोटा इंटरवल, तो वहाँ पे जो भी करंट की वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी कांस्टेंट. इंटरवल बहुत छोटा हो गया यानी कि टाइम कितना हो गया, dt. नेचुरली हीट भी बहुत छोटा होगा, क्या होगा वो dH, बराबर है कि नहीं? और इस इंटरवल के लिए तुम्हारा करंट जो है I, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल हीट जो है, ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे जो हीट्स हैं उनके इंटीग्रेशन से आएगा. तुमको पूरे साइकिल के लिए पता करना है, तो दैट विल बी 0 to 2 पाई. फॉर दिस इज इक्वल टू 0 to 2 पाई. और कौन मुझे बताएगा H की वैल्यू, dH की वैल्यू? इसी फॉर्मूले में बताओ. तुम्हारा H बहुत छोटा हो गया, क्या बनेगा वो? dH. I तो कांस्टेंट है तो I का स्क्वायर ही रहेगा. मैं स्मॉल i लिखता हूँ. रेजिस्टेंस एनीवे बदल लेने वाला, और टाइम इंटरवल भी बहुत छोटा ले लिया, तो ये हो जाएगा आई स्क्वेयर आर इंटू डी टी. किसी को यहाँ तक इस स्टेप तक अड़चन है? अबे है क्या? नहीं है? 100%. दिस इज फॉर द रिक्वेस्ट. अब तुम्हारा जो सोर्स है, वो जो करंट देता है I, उसकी वैल्यू बताओ क्या है? I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, बरोबर, इंटू आर इंटू डी टी. चलेगा? किसी को इसमें डाउट है? क्या है बच्चों तुम्हारा? इस ब्रैकेट का स्क्वायर भी है. क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी? स्क्वायर कर लो पहले तो, चाहे तो सेपरेट कर लो. आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू डी टी रनिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई. कौन बताएगा मुझे क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी? कैसे फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन? बताओ, हाउ वी फाइंड इंटीग्रेशन? जो कांस्टेंट है उनको बाहर लेते हैं, तो यहाँ पे आई स्क्वायर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ओमेगा टी तो एंगल है पूरा, तो उसमें से खाली ओमेगा तो बाहर नहीं निकाल सकते अल्दो वो कांस्टेंट हो. तो I0 का स्क्वायर, आर बाहर, अंदर कौन रह गया? 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक, और अंदर बचा कौन है तुम्हारे पास? साइन स्क्वायर ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी. ठीक है? अबे हाँ या ना? अब मुझे बताओ इसके आगे कैसे करोगे सॉल्व. क्या साइन स्क्वायर एक इंटीग्रेबल फंक्शन है? तो इसको इंटीग्रेबल कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं हम साइन स्क्वायर का. क्या फॉर्मूला है रे? साइन का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ कॉस ना. बोलो, साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय
2, बराबर है। ये जो फॉर्मूला ये अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो बोलो आपका हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, जल्दी से बोलो साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे ओमेगा टी, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ब्रैकेट के बाहर कौन है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। हाँ बोलो बेटा, किधर है स्क्वायर, दिखाओ मेरे को, कुछ भी बोलते रहते हो, तुमको ही कुछ भी दिखता है, किधर स्क्वायर दिख रहा है तुमको, बोलो। अरे वो 2 इधर वाला ही था, ऊपर चला गया था वो। हाँ ये 2 भी बाहर ले लो, चलो। आई स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, क्या बचा है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। हाउ टू इंटीग्रेट फर्दर, बोलो रे, कैसे करोगे इंटीग्रेट। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है साइन, और जो टी के साथ का कोएफिशिएंट है उससे क्या करोगे, तो 1/2 ओमेगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं, खत्म हो गया 0 to 2 पाई, राइट। अब इसके आगे क्या करोगे, सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो, कितनी बचो टी की वैल्यू 2 पाई, सो 2 पाई, जस्ट अ मिनट, ये टी की नहीं ये एंगल की वैल्यू है, यानी कि ये थीटा की वैल्यू है। ये जो वैल्यू लिखी है, लिमिट जो लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं, वेट 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 रुको रुको रुको, ये जो है लिमिट ये टी के लिए लिखे है, तो एक काम करो लिमिट टी के लिए ही लिखो शुरुआत से 0 to कैपिटल टी। ओए बच्चों व्हाट इज कैपिटल टी, अरे कैपिटल टी क्या है, पीरियोडिक टाइम, इसको इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टाइम क्यों लिख रहा हूं मैं, तुम इंटीग्रेशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो तुम्हारा लिमिट भी टी के लिए ही होना चाहिए। अब मुझे बताओ टी का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, जानते हो ना। तो ये अगर मैं टी की वैल्यू पुट कर दूं तो अगले स्टेप में यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड बाय ओमेगा आएगा, ये समझा क्या आपको, ओके। यहाँ पे कहीं पे तो लिख लेना, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ आगे, बिकॉज टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, बस 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 बस। तो यहाँ पे डिवाइड बाय कर दो ओमेगा एवरीवेयर, अब वैल्यू पुट करो। अब ये तुम टी के लिए पुट कर सकते हो, बोलो क्या है वैल्यू, 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 1/2 ओमेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू टी का वैल्यू कितना है 2 पाई अपॉन ओमेगा, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, बोलो टी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 0, इधर 0 डालो, यहाँ पे 0 डालोगे साइन 0 का वैल्यू कितना है बच्चों 0, चलेगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 इन साइड ब्रैकेट 2 पाई अपॉन ओमेगा, कुछ बचा क्या, ये तो 0 हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 4 पाई साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी है 0, सो दिस एंटायर टर्म बिकम 0। ये समझा तुमको, यहाँ तक कोई दिक्कत है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पानी आता है उससे बाहर अचानक, ठीक है। आंसर उन्होंने कैपिटल टी के फॉर्म में लिखा है कि पीरियोडिक टाइम के फॉर्म में, 2 पाई अपॉन ओमेगा वैसे ही रखा है, ठीक, यहाँ तक ठीक है बच्चों, अरे यहाँ तक समझा है क्या,
अब मुझे आगे बताऊं, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू आर इंटू ट्वाइस पाई अपन ओमेगा, ऐसा लिख दूं। हालांकि तुम्हारी बड़ी इच्छा होगी 2 कैंसिल करने की, लेकिन ये इंटेंशनली नहीं किया है। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2? दिस इज द वैल्यू ऑफ IRMS, करेक्ट? करो तो पुट। हेलो सर नमस्ते। एक अर्जंट असेल तर लगेच बोलू, तसं काय अडचण नाही। लेक्चर चालू होतं, मी 2 वाजता फ्री होईल, मग आता काय करू, लगेच बोलू की म्हणजे अर्जंट आहे का? बरं बरं, हो 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 चालेल चालेल, ओके सर। ओके, तो IRMS square into R. If you want to replace it by T, you can. That is periodic time. Otherwise, you can keep it like this as well. मतलब और करके आप इसको हिट इज इक्वल्स टू I रूट मीन स्क्वायर का करंट इंटू R इंटू ट्वाइस पाई अपन ओमेगा, ऐसा भी लिख सकते हो। अब गौर से देखो इस फॉर्मूले को, ये अपना जो हिट का फॉर्मूला है ना, कौन सा बच्चों? आई स्क्वायर RT, वही तो फॉर्मूला है। सिर्फ इधर का आई कौन सा हो गया? रूट मीन स्क्वायर वाला, और इधर का टी कौन सा हो गया? टोटल पीरियोडिक टाइम वाला। ओके, दिस इज हीट कंज्यूम इन 1 साइकिल। तो ये किस चीज का डेरिवेशन निकाला, वो भी तो पता होना चाहिए। डेरिवेशन नंबर कितना है बच्चों ये तुम्हारा? डेरिवेशन नंबर 3। किस चीज का डेरिवेशन था? हीट कंज्यूम इन 1 सेकेंड, हीट इन 1 साइकिल यू में से। तो यहां तक हम लोगों ने ये डेरिवेशन जो बुक में दिख रहा है तुमको, उन्होंने काफी अजीबोगरीब तरीके से उसको सॉल्व किया है। अपने आप में उसमें मैथमेटिकल करेक्शंस है। तुम्हें दिखते हुए भले ही वो बहुत छोटा दिखे कि यार इसको बड़े आराम से निपटा डाला, लेकिन अपने आप में उन्होंने ये चीज को सॉल्व नहीं किया है, इसलिए वो तुमको वैसे दिख रहा है। एनीवे एक्चुअली देखा जाए तो इसमें आई के स्क्वायर की वैल्यू डालनी है, फिर आई के स्क्वायर की वैल्यू डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा बहुत बड़े गाने बजने वाले हैं। ठीक है, इनका डेरिवेशन वही है जो अपन ने किया है, सिर्फ फर्क क्या है कि इन्होंने स्टार्ट थोड़ा सा इसका अलग तरीके से किया है। वेरिएबल टी को ओमेगा टी में कन्वर्ट किया, जिसकी एक्चुअल कोई जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने टी वेरिएबल है तो ओमेगा इंटू टी भी वेरिएबल ही होगा, ओमेगा इज ए कांस्टेंट, उस तरह से इसको कंप्लीट किया है। आज क्या हो रहा है पता है क्या? मेरा शर्ट भी ग्रीन है, पीछे बैकग्राउंड भी ग्रीन है, तो मैं बड़ा अजीबोगरीब दिख रहा हूँ। हाँ अच्छा, मैं अपने आप को ट्रांसपेरेंट फील कर पा रहा हूँ। मतलब मेरे जो पीछे लिखा है ना वो भी दिख रहा है। हो, काश मैं एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट हो जाता, कितना मजा आता सोचो। मैं तुम लोगों को दिखता ही नहीं, फिर मैं चुपके से तुम्हारे ऊपर नजर रखता, तुम पढ़ते नहीं, असं डोक्यात टपली मारली असती, अभ्यास कर। चला, क्या है नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों? फेजर डायग्राम, और यू मे से फेजर। So let's try to understand what is the meaning of phasor diagram. So very important concept and a very interesting one. देखो बच्चों, आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर टॉपिक पढ़े होंगे कई सारे बार। जनरली हमने जो वेक्टर ड्रॉ किए हैं वो कुछ इस तरह से होते थे। ओ मेरे प्यारे बच्चों, जिनको एक फिक्स स्टार्ट पॉइंट होता था, एक फिक्स एंड पॉइंट हुआ करता था। ये जो है चीज, इसको अपन उसकी क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? उसका डायरेक्शन। सॉरी, जनरली हम लोग पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल किया है उसको एज अ डायरेक्शन मानते हैं, बराबर ना बेटा? क्या मानते हैं उसको अपन? डायरेक्शन। अब ये जो वेक्टर है ये यूजुअली किसी तो लाइन के ऊपर निकाले जाते हैं। जिस लाइन के ऊपर इसको निकाला जाता है उस लाइन को अपन बोलते हैं इसका सपोर्ट।
ये नाम भी तुमने सारे पढ़ के रखे इसके पहले। ऐसे जो वेक्टर होते हैं इनको टू बी प्रिसाइज इन जनरल कहा जाता है एक्सेल वेक्टर। ओके, लेकिन हम वेक्टर का यूज करके कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको डायरेक्शन ही नहीं है। आप बोलोगे सर क्या बात करते, जो डायरेक्शन ही नहीं वो वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होंगे? हम उनको रिप्रेजेंट करते यूजिंग रोटेशनल वेक्टर्स या रोटेटिंग वेक्टर्स। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल ईएमएफ है। क्या है बच्चों ईएमएफ का फॉर्मूला? E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। मैंने बोला इसको तुम्हें एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ईएमएफ इज एनर्जी, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर? वेरी इंटरेस्टिंग। आई का वैल्यू मैंने बोला I0 इज इक्वल टू इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये जो है इनको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें। यस इट इज पॉसिबल। ऐसी वैल्यूज या ऐसा कोई भी गिवन स्केलर क्वांटिटी जो कि सिनोसाइडली वेरी करता है, यानी कि साइन के साथ, या इनफैक्ट सपोज मान लो कोई दूसरा इक्वेशन है जिसमें कॉस है, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, कॉस के साथ जो साइन के साथ या कॉस के साथ वेरी होते हैं, सिनोसाइडली वेरी होते हैं, उनके ग्राफ ड्रॉ करोगे तो साइन वेव या कॉस वेव के कर्व तुम्हें मिलेंगे। ऐसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक टिपिकल वेक्टर ड्रॉ करते हैं, रोटेशनल वेक्टर, और इनकी जो डायग्राम बनती है उस डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं उस डायग्राम को? फेजर डायग्राम। कैसे बनाते हैं चलो समझने की कोशिश करते हैं। यूजुअली हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये जो एंगल तुम्हें नजर आ रहा है इस एंगल को लिया जाता है, और ये जो वैल्यू है I0 की या E0 की, जिस भी क्वांटिटी को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, टाइम वर्सेस करंट की डायग्राम बना रहा हूँ। किसकी डायग्राम बना रहा हूँ? टाइम वर्सेस करंट की डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो करते क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना कहीं पे तो आपका, और ये जिस एंगल के लिए आ रहा है वो एंगल ओमेगा टी, वो एंगल यहाँ पे ड्रॉ करने का, लाइक दिस। ये तुम्हारा एंगल लिया, एंगल कहाँ पे ड्रॉ किया दिखा आप लोगों ने? ओके, वैसे ये टाइम नहीं भी लिया तो चलता है। ओके, एक्चुअली देखा जाए तो ये लिखो भी मत, उसकी जरूरत भी नहीं है। खाली एक ही क्वांटिटी यहाँ पे आए जो तुम किसी भी एक्सिस के ऊपर ले सकते हो, एक्स पे लो वाई पे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे लेने का, उसका एक लॉजिक है, थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। और ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है वो लेंथ एग्जैक्टली लेने की, आई की मैक्सिमम वैल्यू I0 इतनी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी लेनी है, वेक्टर का लेंथ जो है वो कितना लेना है, आपके मैक्सिमम वैल्यू इतना, और जो फेज है वो लेना है तुमको एंगल। तो ये जो डायग्राम मैंने तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट की, अभी जो डायग्राम तुम्हारे सामने दिख रही है, इसको बोलते हैं इस इक्वेशन की फेजर डायग्राम। कौन सी डायग्राम बोलते हैं बच्चों इसकी? अभी सुन रहे हो क्या? इसको क्या बोलते हैं? इसकी फेजर डायग्राम। ओ प्यारे बच्चों डोंट टॉक। अब क्या होगा, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। एज t changes this entire angle changes and this angle keep changing with time, right? बरोबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये cos है तो जैसे तुम ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालोगे, I सिंपली इक्वल टू हो जाएगा I0, और हो सकता है कि ये वेक्टर डायरेक्ट यहाँ पे आके रुक जाए। दिस इज अ टिपिकल केस व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट? 0। अगर अदरवाइज जैसे जैसे ओमेगा टी का वैल्यू बढ़ेगा आई का वैल्यू घटेगा। हम डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करें तो ये कॉस के लिए डायग्राम कुछ इस तरह से आएगी। कॉस की शुरुआत मैक्सिमम से होती है, तो कॉस के लिए डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, राइट? तो मैंने बोला टी का वैल्यू बदला तो क्या होगा, ओमेगा टी का वैल्यू बदलेगा, टी का वैल्यू बदला ओमेगा टी बदलेगा, टी का वैल्यू बदला ओमेगा टी बदलेगा। ये टिपिकल एंगल है 90 डिग्री π/2, जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओ बेटा बोलो मत। अब बेसिकली तुम्हारा जो वैल्यू है आई का वो इस फॉर्मूले से आ रहा है, कैन यू सी दिस? और अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं एक ऐसी लाइन, और यहां पे ड्रॉ कर दूं एक ऐसी लाइन, कैन यू सी दिस? तो कौन बंदा मुझे बताएगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो कितने हैं? चलो थोड़ी देर के लिए तुमको बताने, इसको मैं x और y मान लूं तो ये भी नेचुरली y होगा। ये अपोजिट साइड है, ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है ना I0। अरे हाँ या ना बोलो।
कौन कौन से फार्मूला यूज हो जाएंगे? साइन का और कॉस का। क्या होगा? साइन ऑफ ओमेगा टी का फार्मूला अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और क्या होगा? कॉस का फार्मूला एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। करेक्ट, हाइपोटेनियस तुम्हारा आई जीरो है, राइट ना? तो मुझे क्या अगली स्टेप में आप एक्स का वैल्यू बता सकते हो? आई जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी, और वाई का वैल्यू बता सकते हो? आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। कैन यू सी दिस? ओ बच्चों, अरे समझा क्या कुछ? यानी कि इस पर्टिकुलर केस में ये तुम्हें करंट की एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है। मैंने बोला कुछ मिस हुआ क्या? नहीं, कितना? ठीक है। अच्छा, ये दो वैल्यू में कोई दिक्कत है तुमको? ये दोनों वैल्यू समझ में आ गए? सिंपली तुमने कॉस का साइन का वैल्यू यूज किया, वैल्यू तुमको मिले। इस वैल्यू में जैसे जैसे टी बदलेगा ये पूरी वैल्यू बदलेगी। तो टेक्निकली ये वेक्टर जैसे जैसे रोटेट होगा वैसे वैसे देखो ये डिस्टेंस बदलता रहेगा। इस डिस्टेंस को एक नाम देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। और तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू तुम्हें प्रोजेक्शन की वैल्यू बताता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो मुझे बताओ क्या है तुम्हारा फेजर डायग्राम? और डायग्राम विच रिप्रेजेंट sinusoidally changing variable in the form of rotating vector, where length of the vector represent the maximum value, or you may say peak value, and its projection on x axis and y axis represent its instantaneous value. x के ऊपर रिप्रेजेंट करती है i इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू, और y के ऊपर i इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हमारे केस में कोई तो एक ही वैल्यू होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। दैट्स ऑल। फेजर डायग्राम काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है और होप तुम्हें समझ में आ गया। दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, नॉट अ डेरिवेशन, राइट? चलो अब अगली चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट। तीन टाइप है सर्किट के, आराम से ध्यान देना, तीनों समझा देता हूं मैं आपको। और ये तीनों समझाने के लिए ही हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जिसको ये तीनों समझ में आ गए, मान लो बच्चों कि उसका ये चैप्टर लगभग 100% उसके कंट्रोल में आ गया। कोई भी बच्चा अगले 10, 15, 20 मिनट तक टाइम पास मत करे, ध्यान दो। जो तीन डेरिवेशन में अभी आपको समझाऊंगा, इन तीन में से एक एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। क्या है? पहले हम लोग लेते हैं एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो है R ओहम। इसको हम लोगों ने एक अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट करके रखा है। जो अल्टरनेटिंग सोर्स को तुमने कनेक्ट करके रखा है, इसमें किसी भी इंस्टेंट को जो ईएमएफ है वो है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। एक सोर्स है अल्टरनेटिंग सोर्स, ये आपको ईएमएफ दे रहा है, यानी कि वो एनर्जी दे रहा है जिससे सर्किट में करंट फ्लो हो, और ये वैल्यू कितनी है? E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और क्या कनेक्ट करके रखा है यहाँ पे? प्योर रेजिस्टेंस। क्या कनेक्ट करके रखा है बच्चों? यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, हमें इसके बारे में कई सारी चीज़ों को स्टडी करना है। उसके बाद हमको स्टडी करना है एक प्योर इंडक्टिव सर्किट, जिसमें हम लोगों ने एक कॉइल कनेक्ट करके रखी है। कॉइल यानी कि एक इंडक्टर, एक प्योर एसी सर्किट को। ओके, ये जो कॉइल आपने कंडक्ट करके रखी है, इस कॉइल का इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर इंडक्टर, इसकी वैल्यू को लिखा मैंने यल। और जो एसी सोर्स है आपका, ये किसी भी इंस्टेंट को जो ईएमएफ दे रहा है वो है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हम लोगों ने एक डायग्राम पढ़ना है जिसमें इंडक्टर है,
इंडक्टर के बारे में आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है, एक रेजिस्टेंस है उसके बारे में डिटेल स्टडी करना है, ये आपका है डेरिवेशन नंबर 4। ओके, ये है आपका डेरिवेशन नंबर 5। और फिर आपको एक ऐसी कॉइल लेनी है बच्चों जहाँ पे आप एक कैपेसिटर कनेक्ट करने वाले हो एक प्योर एसी सर्किट को, ऐसा एसी सर्किट जो कि आपको ईएमएफ दे रहा है एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है सपोज कैपिटल सी, एंड दिस इज योर डेरिवेशन नंबर 6। ये 3 डेरिवेशन इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल डेरिवेशन है। जिस बच्चे को ये डेरिवेशन प्रॉपरली नहीं आए उसके आगे का तो कुछ आएगा ही भी नहीं, ये चैप्टर भी तुमको नहीं हुआ ऐसा तुम बिंदास कह सकते हो। ठीक है, तो क्या आपको इस क्वेश्चन को समझा, आपको टॉपिक समझा है क्या है? What we are going to study? We are going to study 3 types of AC circuit. A circuit where only resistance is connected, a circuit where only a inductor यानी कि coil is connected, and a circuit where only a capacitor is connected. Done? चलो अब एक को स्टडी करना शुरू करते हैं। चलेगा बच्चों? Do you know this formula? जब तुम्हारे सर्किट में खाली एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, E इक्वल्स टू सिंपली होता है I इंटू आर टी, आई इंटू आर, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, है ना। देयरफॉर जो तुम्हारा I है वो हो जाता है E डिवाइडेड बाय R। ठीक है बच्चों, देयरफॉर जो तुम्हारा I है होता है E अपॉन R, लेकिन E का वैल्यू तुम जानते हो E0 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय R। आप चाहे तो थोड़ी अरेंजमेंट कर सकते हो, और ये जो E0 डिवाइडेड बाय R है इसको एक ब्रैकेट में लिख लो। ओके, और फिर उसके बाद बचा हुआ जो टर्म है उसको अलग से लिखो। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर डायग्राम में या सॉरी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में I की जो सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू आएगी तुम उसको कैसे फाइंड करोगे? इफ साइन ऑफ ओमेगा टी की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी तो नेचुरली I की भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 1। देन तुम्हारा जो I है वो हो जाएगा I मैक्स। ओके, और उसकी वैल्यू सिंपली हो जाएगी E0 डिवाइडेड बाय R, क्योंकि साइन की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 1। ये जो I मैक्स है इसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे I0, और फॉर्मूला हो जाएगा उसका कुछ इस तरह से। किसी को डाउट है? और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन है ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। डन? किसी को इसमें कोई शक? एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 1। समझा बच्चों ये? चलो, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे करने को बोलूँगा वो है तुम्हें इसकी पीडी ड्रॉ करनी है, फेजर डायग्राम। एक बार मुझे वापस E का फॉर्मूला बता दो क्या है? E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और I का फॉर्मूला बता दो I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। कैन यू सी दिस? इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा आपका? I की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं अपन? I0, उतनी लेंथ लो, ओमेगा टी एंगल लो, और एक वेक्टर बना लो, ड्रॉ कर लो। दिस इज ओमेगा टी, I0, करेक्ट। अब तुम्हें E0 का भी डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम, बरोबर है ना? अबे हाँ है ना? तो वो कैसे बनेगा? सेम एंगल लेना है, खाली मैग्नीट्यूड अलग रहेगी। अब E की मैग्नीट्यूड I के मैग्नीट्यूड से हो सकता है बड़ी हो सकता है छोटी भी हो, तो मैं उसको बस इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक के ऊपर एक डायग्राम है तो कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज I0 एंड द रेस्ट कंप्लीट इज E0। तो दिस इज योर फेजर डायग्राम। इसके बाद हमको बनाना होता है इसका ग्राफ। तो आपको ग्राफ बनाने हैं बच्चों। ये ग्राफ बनाने के लिए आप आपका दिमाग यूज कर सकते हो क्या? चेक करके देखो।
यहाँ पे लो आई, यहाँ पे लो टी, उसके बाद एक ई का, एक ही डायग्राम में बनाओ, ई का और टी का भी बनाओ। अगर टी लेने में दिक्कत है तुम डायरेक्ट ओमेगा टी की वैल्यू ले सकते हो। ड्रॉ दिस ग्राफ, राइट। बनी डायग्राम? देखो बच्चों, वैसे ग्राफ एक मैथमेटिकल कार्यक्रम होता है। ओके, मैं ये एक टेबल बना के दिखाता हूँ, बट ये टेबल एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है आप लोगों से। ठीक है बच्चों, अबे सुन भी रहे हो कि नहीं? यहाँ पे तुम तुम्हारा ओमेगा टी का वैल्यू लिखो, वो डालने के बाद आई का जो वैल्यू आया वो यहाँ पे लिखो, जो ई का वैल्यू आया वो यहाँ पे लिखो। डोंट टॉक। अब तुम्हारा फॉर्मूला एक बार वापस मुझे बताओ क्या है? ई इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, और आई का भी वैल्यू बता दो क्या है? आई इज इक्वल्स टू आई ज़ीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। अब कॉमन सेंस है, ओमेगा टी की अलग अलग वैल्यू के लिए आई का और ई का अलग अलग वैल्यू आएगा। साइन के मुझे अलग अलग वैल्यू आप बता सकते हो क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ज़ीरो? दैट इज ज़ीरो। यहाँ पे कितना आता है? +1। यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे कितना आता है? -1। और बाकी यही साइकिल में घूमते रहते हैं। तो सबसे पहला एंगल लेता हूँ मैं, सबसे पहली वैल्यू लेता हूँ 0, फिर एंगल लेता हूँ ये π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री। फिर लेता हूँ ये वैल्यू, व्हाट इज दैट? पाई। फिर लेता हूँ ये वैल्यू 3 टाइम π/2, 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, देन 4 π/2 यानी कि ट्वाइस पाई, देन 5 π/2, 6 π/2 एंड सो ऑन। चलेगा? अब ये वैल्यू डालो तुम। सबसे पहला जैसे तुम 0 वैल्यू डालोगे ये पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। तो एंटायर मल्टीप्लिकेशन विल बिकम 0 एंड दिस वैल्यूज आर सिंपली 0, राइट? फिर ये वैल्यू डालो, चलो 90 डिग्री के लिए 1, तुम इधर 1 डालोगे ये होगा सिंपली I0, इधर 1 डालोगे ये सिंपली होगा E0, बरोबर। अगली वैल्यू डालोगे तुम वापस कितनी? 0। जैसे 0 डालोगे दोनों वैल्यू कितने हो जाएंगे? 0। अगली वैल्यू डालोगे तुम -1, -1 डालते ही ये क्या हो जाएगा? -I0 -E0। और याद रखो ये 4 जो वैल्यू है यही बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑसिलेशन चैप्टर में ग्राफ बनाए थे, डिस्प्लेसमेंट, एक्सलरेशन और वेलोसिटी के, कॉपी पेस्ट ऑफ दैट। तो ये अगले वैल्यू में लिखता ही नहीं क्योंकि यही वैल्यू रिपीट होते रहेंगे बार 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 बार। अब चलो ये 4 ही पॉइंट प्लॉट करो। पहला पॉइंट 0 0, करंट का पॉइंट प्लॉट करता हूँ मैं, 0 0 पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? π/2 एंगल के लिए
आई 0, फिर 0, फिर माइनस आई 0। चलो 3 पॉइंट तो प्लॉट कर ही लिए मैंने। फिर वापस उसके बाद क्या आने वाला है तुम्हारा, 0 आने वाला है। तो दिस इज अ ग्राफ फॉर व्हाट, आई का ग्राफ निकाल लिया आपने। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, नीचे माइनस आई, आई 0। चलेगा बच्चों? अब दूसरा जो ग्राफ है वो ड्रॉ करो तुम लोग ई के लिए, चलेगा? तो ई के लिए पॉइंट प्लॉट करो। क्या है पहला पॉइंट 0,0, सो सेम पॉइंट। दूसरा π/2 और ई, तो माइट बी समवेयर हियर, थोड़ा ऊपर होगा करंट से, या तो ऊपर या तो नीचे। ओके, अगला पॉइंट वापस 0, उसके अगला पॉइंट क्या है बच्चों, माइनस ई 0, फाइनली कितना है तुम्हारा 0। और फिर इसका भी एक ग्राफ बना लो। ओके, तो ये जो दूसरा वाला ग्राफ मैंने बनाया, दैट इज ऑफ, किसका ग्राफ है ये, ईएमएफ का। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दिस? नेचुरली ये ग्राफ यहाँ पे रुकने नहीं वाला, इसके आगे भी चलता रहेगा। तो तुम चाहे तो इस ग्राफ को आगे भी प्लॉट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो दिस ग्राफ shows some very interesting points. Check out, करंट की वैल्यू और ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम सेम हुई, एट द सेम टाइम 0 हुई। वापस दूसरे साइड पे भी मैक्सिमम सेम इंस्टेंट को हुआ, वापस यहाँ पे। व्हाट दिस शोज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम बोलते हैं कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इन कौन सा सर्किट बच्चों, प्योर रेजिस्टिव, यानी कि जहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया होता है, रेजिस्टिव सर्किट, करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज। क्या है, आर इन फेज, यानी कि ये दोनों साथ में होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन शो करने के लिए आ जाता है कि शो दैट इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट इज इन फेज विथ ईएमएफ if connected to a AC source। तो तुमको ये पूरा डायग्राम के साथ प्रूफ करके देना पड़ता है। अब यहाँ पे तुम अगर गौर से देखोगे तो तुम्हें एक चीज़ रियलाइज होगी कि रेजिस्टेंस जब तुमने एक डीसी सोर्स में कनेक्ट किया था और रेजिस्टेंस जब तुमने एसी सोर्स में कनेक्ट किया, तो कुछ फ़र्क हमको दिखा ही नहीं इसमें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ना तो फॉर्मूले में फ़र्क दिखा, ना तो उनके फेज में फ़र्क दिखा। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस, जो रोल, रेजिस्टेंस कुछ तो रोल है ना उसका डीसी सर्किट में, क्या रोल है बताओ? तो रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में क्या करता है, करंट को अपोज करता है। सेम रोल, सेम शिद्दत से, उतनी ही एकाग्रता से वो एसी सर्किट में भी करता है। तो रेजिस्टेंस प्ले सेम रोल इन डीसी एंड एसी सर्किट। रेजिस्टेंस का रोल डीसी और एसी में बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो खाली डीसी में अपोज कर रहा है, एसी में नहीं कर रहा है, दोनों जगह पे वो इक्वली अपोज करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वेरी वेरी सिंपल डेरिवेशन। ये जो तुमने किया, इसमें क्या किया है, इस लॉजिक को समझो। तुम्हें ईएमएफ दिया था क्योंकि तुम लोगों ने डीसी सोर्स लिया, सॉरी एसी सोर्स लिया, तो नेचुरली सोर्स कितना ईएमएफ दे रहा है वो तो साथ में ही आएगा। इसका यूज करके तुमने क्या फाइंड किया बच्चों? तुमने फाइंड किया करंट, तुमने ड्रॉ की फेजर डायग्राम, तुमने ड्रॉ किया उसका ग्राफ, और तुमने उसके रेजिस्टेंस के बारे में लिखा अपना कंक्लूजन। जो बोला मैंने समझा। नाउ यू आर गोइंग टू डू सेम थिंग हियर। डेरिवेशन नंबर 5, प्लीज डोंट टॉक। और 2 डेरिवेशन और आज का लेक्चर खत्म। ओ प्यारे नालायक बच्चों, ध्यान दो। तू काबर ऐकत नहीं है?
ओ तुला माझ्याकडे यायचे आहे का बरं? तिकडे बघ, तो कॅमेऱ्यामध्ये दिसते. नाही नाही, माझं लेक्चर चालू आहे बच्चा. जाना दीदीकडे, जाना दीदीकडे, जाना. दीदी नहीं है, कब बोलो है ना. हाँ जा, बाय. चलो. अरे बेशर्मो, बातें मत करो. अरे थँक्यू. हां बघा पोराला काळजी किती. स्वतःचा अभ्यास करताना तेवढी काळजी दाखवत नाही जेवढी मला शिकवायला सांगताना दाखवतो. त्याच्यात 10% स्वतः, 10% नको, जास्त झाला, 1% स्वतःसाठी पण वापर. सीरियसनेस. ओके बच्चों, देखो बच्चों, ये है एक इंडक्टर. क्या है तुम्हारा ये इंडक्टर, यानी कि कॉइल. हम जानते हैं कि जब भी कॉइल से करंट जाता है, और स्पेसिफिकली वो करंट जाता है जो कि टाइम के साथ वैरी हो रहा है, तो उसके वजह से, उसके बदलने वाले करंट की वजह से उस कॉइल ने खुद के बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई, और नेचुरली उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ये बदलता है. उसके बदलने की वजह से वहाँ पे एक ईएमएफ, एनहेंस करंट इंड्यूस होता है, जो कि ओरिजिनल करंट को अपोज करता है. ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी बात कर लेते हैं पहले. दैट इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंड्यूस ईएमएफ, लेट मी कॉल इट एज अ ई डैश. दैट इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि दोनों को सेम सिंबल से तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, माइनस एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी. फॉर्मूला होप तुम जानते हो पक्का. अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, ये ओरिजिनल ईएमएफ को क्या करेगा, अपोज करेगा. सवाल होता है दोनों की मैग्नीट्यूड के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए. मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा समझने के लिए मदद करेंगे. मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझने के लिए काम आएगा, अदरवाइज तुम गलती कर सकते हो. मान लो मैं कोई व्हीकल चला रहा हूं या साइकिल चला रहा हूं विथ कांस्टेंट स्पीड. साइकिल को कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बच्चों? हाँ, उसको मैं अप्लाइड फोर्स बोलूँगा. जब ये मेरी साइकिल रोड पे रोड के सरफेस पे चल रही है, तो क्या कोई ऐसा फोर्स है जो मेरे मोशन को अपोज कर रहा है? हाँ, कौन है वो? फ्रिक्शनल फोर्स. और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि ये जो फोर्स है ना, ये क्रिएट कौन करता है बताएं? ये क्रिएट हमारा फॉरवर्ड फोर्स ही क्रिएट करता है. क्यों बच्चों? क्योंकि तुम आगे जाएंगे नहीं तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा नहीं. तो मोशन में जाओगे तो मोशन होगी, मोशन होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा. तो ये कुछ ना कुछ उसी की तरह लगता है. अब तुम मुझे बताओगे इन दोनों के बीच का रिलेशन व्हेन यू वांट टू मेक और व्हेन यू वांट टू मूव इट द कांस्टेंट स्पीड. जब तुम कांस्टेंट स्पीड से चलते हो तो तुम्हारा नेट फोर्स कितना होना चाहिए? एनीवे तुम्हारा फॉरवर्ड फोर्स है एफ अप्लाइड, बैकवर्ड फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स. तुम जहाँ आगे रहे हो मतलब नेट फोर्स तो इसी फॉर्मूले से आ गया. अब मैंने बोला कि बेटा तुम्हें कांस्टेंट स्पीड से चलना है, नेट फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन. तुम कांस्टेंट चलोगे यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. एक्सेलरेशन 0 होगा यानी कि ये वैल्यू 0 होगी. इन अनदर वर्ड तुम्हारा अप्लाइड इज इक्वल टू एफ, फिर ये हो जाएगा. समझ में आ रहा है? अब ये एक तरह से न्यूटन्स लॉ मैकेनिक्स में यूज होता है. ऐसा ही लॉ यहाँ पे भी यूज होता है. उसको एज द वे, बाय द वे, ऐसा न्यूटन्स लॉ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन सेम चीज. तो इफ यू वांट टू मूव द करंट, नाउ जस्ट चेक इट आउट, इट इज नॉट अ कांस्टेंट करंट, इट इज अ वेरिएबल करंट. बट जो वेरिएबल वैल्यू है वो जिस तरह से वैरी हो रही है उसी तरह से कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पे सोर्स ने दिया हुआ ईएमएफ और जो बैक ईएमएफ है
ये दोनों की वैल्यू जैसे ये 0 आता है वैसे 0 होना चाहिए। क्या बोला मैंने, तुमको समझा है? सो ये सीधा 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 तुम मैकेनिक्स का ये जो नॉलेज है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। देयरफॉर अगर मैं तुमको क्वेश्चन पूछूं बच्चों, इनकी इफेक्ट 0 होनी चाहिए। ओके, वो ऑलरेडी माइनस अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, इनका इफेक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। सो तो वैल्यू ऑफ ई मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डैश। द वैल्यू ऑफ ई इज माइनस ऑफ ई डैश, बट ई डैश इज माइनस एल डी इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। चलेगा बच्चों? सो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज योर ई? एल इज इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। चलेगा? अबे चलेगा कि नहीं चलेगा? देयरफॉर मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी आई, तो आप बोलोगे सर ई डिवाइड बाय एल इंटू डी टी। अब वाई आई राइट इट फॉर्मूला दिस फॉर्मूला फॉर डी आई? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आई। जैसे मैंने यहाँ पे आई फाइंड किया, अबे किया कि नहीं आई फाइंड, वैसे मैं यहाँ पे भी आई तो फाइंड कर रहा हूँ, ई तो मुझे दिया हुआ है। अब डी आई से आई कैसे फाइंड करोगे? डी निकाल के, या मैं अगर बोल दूं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो क्या फर्क पड़ेगा? सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस चलेगा? पक्का? ओके चलो बोलो फर्दर आगे क्या कैलकुलेशन करोगे? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी आई? सिंपली आई ई अपॉन एल। व्हाट अबाउट दैट? कांस्टेंट इंटीग्रेशन। ओए बेशर्मो, ई कहाँ पे कांस्टेंट है बे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, बरोबर ना? ई जीरो इज कांस्टेंट, सो आई इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइडेड बाय एल। कौन बताएगा मुझे साइन भैया का इंटीग्रेशन? माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। और ये जानते हो कोएफिशिएंट बाहर आता है डिवाइड करने के लिए, जानते हो ना? किसी को इसमें कोई तकलीफ है? श्योर नहीं है? सो देयरफॉर क्या हो गया तुम्हारा फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू ई जीरो माइनस ई जीरो डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकाल के 0 पुट किया या किया ही नहीं है? लेट मी चेक इट। क्योंकि उसको आप ना भी कंसिडर करो तो वैसे चल जाएगा। लेंज लॉ, हाँ लिया है, कांस्टेंट लिखा है उन्होंने। कैन यू सी दिस? कांस्टेंट लिखा है, कैन यू सी दिस? लेटर ऑन ये जो कांस्टेंट है, अगर हम इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करते तो वी कैन शो दैट व्हेन ई जीरो इज जीरो आई बिकम जीरो। मतलब ये जो कांस्टेंट इधर लिखा है कहीं पे आगे जाके कि नहीं लिखा है? ओके मे भी लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, बट ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आप टी की और आई की वैल्यू डाल सकते हो। टी की वैल्यू तुम लोग डालोगे, आई की वैल्यू डालोगे। एक टिपिकल केस के लिए स्टार्टिंग जनरली हम ऐसी जगह से करते हैं कि ये कांस्टेंट 0 हो जाए। ओके तो ऐसा कोई रूल नहीं स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, बट वी कंसिडर दिस वैल्यू एज अ 0। तो मैं लेट मी इग्नोर दैट कांस्टेंट डायरेक्टली। किधर गया भाई अपना लिखा हुआ? यहाँ तक ठीक है बच्चों? अब तुम्हारा आई का वैल्यू, ई का वैल्यू मुझे एक बार वापस बताओ। ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी, कैन यू सी दिस? और यहाँ पे आया कॉस, तो ये फॉर्मूला कॉस में रखा ऐसा कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो एक ही फॉर्मेट में दिखे। तो ये साइन के ही फॉर्मेट हो तो बहुत अच्छा है। अब हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा एंड नहीं हमें कॉस का फॉर्मूला लगे ना, कॉस के लिए लिखना है फॉर्मूले तुम्हें, सॉरी। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा और एक फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा इज अगेन कॉस थीटा ना। फिर
तो यहाँ पे क्योंकि हमको माइनस साइन भी हटाना है ना, तो मैं माइनस साइन दे दूँ बोथ साइड को, और ये माइनस साइन अंदर दिया तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस 90। भाई ध्यान भी दे तो नहीं हो, क्लास में बैठते हो फालतू टाइम पास। यूज दिस रिलेशन एंड व्हाट यू विल हैव। मैंने क्या लिखा समझा क्या? व्हाट इज साइन थीटा? कॉस 90 माइनस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा। अरे कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? साइन 90 माइनस थीटा है। मुझे यहाँ पे ये माइनस साइन भी हटाना है, तो दोनों साइड को मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे मिलेगा आई इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इंटू माइनस साइन ऑफ 90 यू में से पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। डन। ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या होगा? ई डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इज इक्वल्स टू, बोलो, साइन ऑफ अंदर के वैल्यू बदल जाएंगे, ओमेगा टी माइनस का प्लस होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन यूजुअली हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो मुझे यहाँ पे तुम आई मैक्स की वैल्यू बता सकते हो, जिसको तुम आई जीरो भी लिख सकते हो। कैसे निकालते हैं? साइन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम वाली डालने की, कितनी है वो 1, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? ई डिवाइडेड बाय ओमेगा टी। इट्स नॉट ई, इट्स ई जीरो। करेक्ट? ओके, एंड देयरफॉर योर फॉर्मूला टर्न इनटू द फॉर्म आई इज इक्वल्स टू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे करंट का फॉर्मूला बनाया था, वैसे यहाँ पे भी करंट का फॉर्मूला बना लिया। गौर से देखना, यहाँ पे खाली ओमेगा टी था, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। और इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना, क्योंकि इतना छोट चेंज सफिशिएंट है तुम्हारे पूरे कंसेप्ट की पुंगी बजाने के लिए। ओके, कैन यू सी दिस? दिख रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, जहाँ पे खाली इंडक्टर लगा के रखा है उस सर्किट की बात हो रही है। ओके, इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन बड़े इज्जत से कर लेना। मिल गया तुम्हें करंट का फॉर्मूला? कोई डाउट है इसमें? अब ये जो आई जीरो का वैल्यू है, एक बार मुझे वो बता दो एक बार, व्हाट इज योर आई जीरो? बताओ क्या था आई का मैक्सिमम वैल्यू? ई का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू एल। चलेगा बच्चों? अबे हाँ या ना? पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने ई का फॉर्मूला पढ़ा था आई इंटू आर, तो ई डिवाइडेड बाय आर एक तरह से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ये ओमेगा एल इस साइड में लाया और ई जीरो डिवाइडेड बाय आई जीरो यहाँ पे लेके आया मैं। चलेगा बच्चों? जस्ट गौर से देखो, वट एवर मे बी, बट ये क्वांटिटी सेम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रही है। जो भी तुम्हें नजर आ रहा है ओमेगा इंटू एल, व्हाट दिस रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग यू रेजिस्टेंस। एनीवे ई अपॉन आई क्या है? रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट भी ओम होगा। तो ये जो क्वांटिटी है हियर, ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे, कौन सा क्वांटिटी बताओ मुझे? ओमेगा इंटू एल। इट रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय व्हाट? किसने प्रोवाइड किया हुआ? इंडक्टर ने। और इसलिए इसको एक्स एल इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, या फिर क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, और भी एक नाम है उसको, भूल गया मैं। इन सिंपल वे तुम्हारे इंडक्टर ने प्रोवाइड किया हुआ रेजिस्टेंस, यूनिट क्या है इसका? वही है ओम, बाकी कोई चीज इसमें अलग नहीं है। ओके, अच्छा मैं तुम लोगों को ये फॉर्मूला पूछना चाहता हूं, ओमेगा का फॉर्मूला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना, क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू पाई इंटू एफ, पढ़ा है इस चैप्टर में आपने। ये डालने के बाद ऊपर का फॉर्मूला कैसे दिखेगा बे? 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू एल, दिख रहा है? और ये देखो बच्चों,
रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डीसी और एसी में सेम रोल अदा करता है, हाँ या ना? रेजिस्टेंस वहां पे भी अपोज करता है और यहां पे भी अपोज करता है, लेकिन इंडक्टर ऐसा नहीं करता है। गौर से देखो, अगर मैं तुमको पूछूं, दो सर्किट है तुम्हारे पास, एक तुम्हारे पास डीसी सर्किट है, एक तुम्हारे पास एसी सर्किट है। तुमने डीसी सर्किट में अगर एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, कौन मुझे बताएगा डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी सर्किट में करंट कितने बार बदलता है? बदलता ही नहीं है। और एसी में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अगर डीसी में बदलता नहीं, जैसे तुम एफ की वैल्यू इधर डाल दोगे, व्हाट विल बी एक्सएल फॉर डीसी? 0। एंड व्हाट विल बी इट फॉर दिस? एंड ऑफ कोर्स बाय दिस फॉर्मूला कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है? सॉरी। तो एक इंडक्टर, एक कॉइल डीसी में कुछ नहीं करती, करंट को अपोज नहीं करती, लेकिन एसी में वो करंट को अपोज कर रही है। समझा? सो इंडक्टर अ कॉइल बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस इन अ एसी सर्किट। इसके इसी नेचर का फायदा उठा के अगर हमें कहीं पे ऐसी सिचुएशन बनानी है, किसी वायर से हमें सिर्फ डीसी करंट को जाने देने का है। अब उनको बोला डीसी आया, डीसी तुम जाओ, एसी आया मत जाओ मत जाओ। अब तुम खुद तो खड़ा रह के ये काम नहीं कर सकते हैं, बस एक इंडक्टर कनेक्ट कर दो। इंडक्टर क्या करेगा? डीसी को बोलेगा तुम जाओ, नो अपोज, और एसी को क्या बोलेगा? रुक, जाने का नहीं, मैं तेरे को अपोज करता हूं। समझा? जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतना तुम्हारा ट्वाइस एफ एल का वैल्यू ज़्यादा, उतना अपोजिशन ज़्यादा। तो ये जो नेचर है इंडक्टर का, ये सादी सूदी चीज़ नहीं है। इस चीज़ का उपयोग करके हमने एक ऐसे डिवाइस बना लिए जिनको बोलते हैं अपन एसी फिल्टर्स। ऐसे फिल्टर जो एसी करंट को रोक सकते हैं। इसका यूज़ करके इस डिब्बे के अंदर एक ऐसी चीज़ बनाई गई जो क्या करेगा बताएं? सर्टन फ्रीक्वेंसी को रोकेगा और सर्टन फ्रीक्वेंसी को अलाउड करने देगा। जब तुम तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में बटन दबाते हो ना ऊपर से तुमने एफएम के चैनल लिया और तुमने डिसाइड किया 98.3 को ही प्ले करना है, तो वो 98.3 है क्या बाय द वे? वो फ्रीक्वेंसी है 98.3 मेगाहर्ट्ज़। वो बराबर उस फ्रीक्वेंसी के एसी को अलाउड कर देता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे इंडक्टर इफेक्टिव काम करते हैं, बाकी सारे लोगों को ब्लॉक कर डालता है। तो इंडक्टर इज अ वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल दो सर्किट जहाँ पे आपको कुछ सर्टन फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना है। तो ये तुम्हारे रेडियो से लेके तुम्हारे मोबाइल तक हर जगह पे मिलेंगे। अभी तुम्हारे माइंड में सवाल आएगा, सर इसके अंदर थोड़ी अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो ब्लॉक करता है। कौन इसका फेजर डायग्राम बना देगा? अब नेचुरली फेजर डायग्राम बनाने के लिए तुमको क्या लगेगा बच्चों? अभी तुम्हें डायग्राम के फॉर्मूले लगेंगे ना इनके, तो एक बार मुझे अगेन फॉर्मूले बताओ। सो अपन उसकी पीडी ड्रॉ कर लेंगे, फेजर डायग्राम। चालू दे गप्पा, बिंदास, नो प्रॉब्लम। क्या फॉर्मूला है बच्चों? ई का E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। एंड का डायग्राम है बच्चों आई का, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ, बोला रे, ओमेगा टी माइनस π/2। यही दो बच्चों फॉर्मूले। श्योर? तो लेट्स ड्रॉ द फेजर डायग्राम। सबसे पहला I0 इतनी ई का बनाए थे, E0 इतना मैग्नीट्यूड, ओमेगा टी इतना एंगल। सो दिस इज E0, दिस इज ओमेगा टी। दूसरा गौर से देखो, ये जो एंगल है तुम्हारा ओमेगा टी, इससे माइनस π/2, यानी कि इससे -90 डिग्री ये एंगल हो। तो ये एंगल दिख रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री कर रहा है। तो ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा? 90 में से ओमेगा टी हटा दो, ओमेगा टी माइनस π/2, राइट ना? ऊपर ओमेगा टी है ना, तो नीचे वाला कितना होगा? उससे 90 पीछे है, ओमेगा टी -90 नीचे। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट से I0। चलेगा बच्चों? अगर तुम यहां पे ऐसा डायग्राम का ये ड्रॉ कर लेते हो तो ये वैल्यू इनटू क्या आएगा? साइन। तुम चाहे तो ये इधर ले लो, साइन का फॉर्मूला लिखो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस,
और फिर ये वैल्यू देखो तुम्हारा क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। उसी तरह से अगर तुम ये वैल्यू का डायग्राम निकालते हो यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू तुम्हारी ये कितनी आएगी तुम्हारी, तुम चाहे तो वापस वही कर सकते हो, यहाँ पे निकालो डायग्राम और निकालो उसकी वैल्यू, तुमको मिलेगा आई जीरो सबसे बड़ा वाला वैल्यू साइन ऑफ एंगल क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। आप जस्ट अपोजिट अपन साइन का बेसिक फॉर्मूला, साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। डन। क्या तुम इसका ग्राफ बना सकते हो? अब ये तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ई का तो बड़ा सिंपल है, वही है जो थोड़ी देर पहले था। सो द ग्राफ ऑफ ई इज क्वाइट सिंपल। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ई जीरो, दिस इज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू माइनस ई जीरो। आई का मैग्नीट्यूड तुम कम ज्यादा कुछ भी लो, लेकिन डायग्राम का ग्राफ बनाना जरा आराम से शुरुआत करो। तुमने इसका वैल्यू जरा मान लो सबसे छोटा एंगल डाला जीरो, तो ये जीरो क्या हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई टू। व्हाट इज साइन माइनस पाई बाई टू? या पहले तो मुझे जीरो किस एंगल के, इधर 90 डालोगे ना तो ये जीरो हो जाएगा। तो साइन 90 के लिए यानी कि यहां पे वैल्यू तुम्हारा जीरो आता है, समझ में आ रहा है? फिर तुम इधर 180 डालोगे तो ये 90 होगा, यानी कि 180 के लिए वैल्यू मैक्सिमम आएगा। कैन यू सी दिस? तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा है, उसके 90 डिग्री पीछे चलता है। तो आप लोग अगर बुक में डायग्राम दी है, ग्राफ दिया है, तो यू कैन चेक इट आउट, लुक दिस ग्राफ। ये इसके 90 डिग्री पीछे चलता है। आप उसके नीचे वाली वैल्यू भी लिख सकते हो, जीरो के लिए माइनस आएगा। देखो ये जिस वैल्यू के लिए पीक हुआ उसके लिए ये जीरो है, ये जब जीरो हुआ तो ये वैल्यू मैक्सिमम हुई। न्यूमेरिकल वैल्यू आई की, न्यूमेरिकली आई की मैक्सिमम वैल्यू ई के मिनिमम वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू से छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, डिपेंड वो क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से। सो दैट्स ऑल। हमने इसका ग्राफ देखा, इसका फेजर डायग्राम देखा, इसका रेजिस्टेंस देखा, उसके बारे में भी पढ़ लिया। एंड नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज योर कैपेसिटर। क्या हो गया? और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बाद ये तीन टॉपिक मिलके एक टॉपिक बनता है एक्चुअली, पूरा वो हो जाएगा खत्म। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट फिर आप लोग ले सकते हो लंबा चौड़ा ब्रेक। फिर अगला टॉपिक तीनों एक साथ कनेक्ट किया तो क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या होगा, वो अपन कल देखेंगे। डन।
ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट डेरिवेशन। एक कैपेसिटर कनेक्ट करके रखा हम लोगों ने, तो कैपेसिटर को जो ईएमएफ प्रोवाइड किया जा रहा है वो है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब कैपेसिटर इससे चार्ज होगा, कुछ करंट भी देगा, वो जो करंट है उसकी वैल्यू हमको ढूंढनी है। कौन मुझे बताएगा कैपेसिटर का बेसिक फार्मूला क्या है कैपेसिटी का? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर? एकदम बेसिक पहला फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर। क्या डेफिनेशन था कैपेसिटर का? जैसे जैसे हम उसमें चार्ज स्टोर करते चलते हैं वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता चलता है, बराबर ना? जितना ज़्यादा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि चार्ज की एक बूंद, चार्ज को पानी की बूंद की तरह अज्यूम कर सकते हो, चार्ज को पानी की बूंद की तरह अज्यूम कर सकते हो, और पोटेंशियल को पानी के लेवल की तरह अज्यूम कर सकते हो। जैसे जैसे पानी डालोगे वैसे वैसे पानी की लेवल बढ़ेगी। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल। Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर इनटू V, और इसी कॉन्स्टेंट को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? सपोज तुम लोगों ने यहाँ पे टोटल चार्ज दिया Q T इंटू, यहाँ पे V नहीं, यहाँ पे E आएगा, खाली इतना ही फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? E। ये समझा आपको? अब हाँ या ना? तो आप कैसे लिखना चाहते हो तुम्हारी मर्जी। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, Q डिवाइडेड बाय V फॉर DC, Q divided by E for AC, and therefore what is Q? Q is equals to E into C। मेरा टारगेट है करंट फाइंड करना। अब करंट का फॉर्मूला बताओगे तुम मुझे, बचपन में पढ़ा हुआ फॉर्मूला जानते हो करंट? व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है? कब यूज होता है? व्हेन द करंट इज कांस्टेंट। क्या अपना करंट कांस्टेंट है? AC में करंट बदलता है, तो फॉर्मूले में क्या तब्दीली होगी? कुछ नहीं, dQ डिवाइडेड बाय dt। सो ये तो मतलब अब तक तुमने जितना पढ़ा है उसमें 1% भी दिमाग का इस्तेमाल न करने वाला डेरिवेशन हो गया। बताओ, dQ डिवाइडेड बाय dt, बट व्हाट इज Q? E इंटू C। C इज कैपेसिटी ऑफ दी कैपेसिटर। अबे हाँ या ना? कैपेसिटर की कैपेसिटी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले मैंने तुमको दिखाया, क्या वैल्यू है बच्चों? ये कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आएगी, तो आपको क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू C इंटू डेरिवेटिव ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू T। इज इट ओके? I इज इक्वल टू C इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू T। उसके लिए पहले तो E का वैल्यू बताओ क्या है? E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। चलेगा बच्चों? चला डेरिवेटिव सांगा बरं आता शहाण्या बाळांसारखं। I इज इक्वल टू C इंटू E0 भी बाहर, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू जो ओमेगा है कोएफिशिएंट वो भी बाहर आता है। तो फाइनली तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया? I इज इक्वल टू ओमेगा इंटू C इंटू E0 कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? थोड़ी दिक्कत लेकिन फिर भी होनी चाहिए। E का फॉर्मूला क्या था? अब E का फॉर्मूला क्या था? E0 साइन ऑफ, और यहाँ पे साइन की जगह पे कौन आया? तो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ऐसा भी रखा तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस की जगह पे बिना कुछ किए साइन आना चाहिए, तो क्या ना से कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। चलेगा? लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? हमारा जो एंगल है, अबे सुन तो लो डेढ़ शाने बच्चों, जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये ओमेगा टी मैंने कर दिया, तो ये इमीडिएटली 90 को एक्सीड करके आगे चला जाएगा। ये टोटल नंबर नेगेटिव आएगा तो हमारा पूरा रीजन नेगेटिव में ग्राफ बनेगा। तो इसके अलावा कोई कॉस का ऐसा फॉर्मूला जानते हो जो कन्वर्ट तो साइन में करता है, लेकिन साइन अपने थीटा का माइनस नहीं प्लस होना चाहिए? व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा?
अरे पूछ रहा हूँ मैं तुमको, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में ही है? सेकंड में साइन क्या होता है? तो पॉजिटिव है। तो मैं कॉस थीटा की जगह पे साइन 90 प्लस थीटा लिखूँ क्या? थीटा प्लस 90 भी लिख सकता हूँ क्या? तो इफ आई यूज दिस फॉर्मूला आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई जीरो, दिस विल बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब जो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बोला कि इन फॉर्मूलों को लाइटली बिल्कुल मत कंसिडर करो, क्योंकि गौर से देखो, उसमें खाली माइनस है, इसमें प्लस है, इतना छोटा अंतर है, और तुम अगर नहीं गौर से समझोगे तो तुम इसकी काशी कर डालोगे। ऑल्सो मुझे एक बात बताओ, आई की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको चाहे तो तुम आई जीरो भी लिख सकते हो, वो कितनी मिलेगी? साइन का सबसे बड़ा वैल्यू डालो, कितना है साइन का वैल्यू? 1। जैसे 1 डालोगे यहाँ पे क्या बचेगा? ओमेगा सी यानी ई जीरो। और ये अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूं तो यही फॉर्मूला मिलेगा, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। डन, मिल गया करंट का वैल्यू, कोई दिक्कत? अब आगे की भी बात कर लेते हैं। यहां पे आपको लोगों को एक चीज नजर आई होगी, आई जीरो का वैल्यू तुमने लिखा है ओमेगा सी इंटू ई जीरो। ओ बच्चों, अरे बोलो मत, ये ओमेगा सी इधर लाओ, 1 अपॉन ओमेगा सी, और ई जीरो अपॉन आई जीरो वहां पे लेके जाओ। थोड़ी सी तो लास्ट हुई, 1000 बरोबर है ना? व्हाट दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट? रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन किसने दिया हुआ रेजिस्टेंस है? कैपेसिटर ने दिया हुआ। तो इसको हम लोग एक्स सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस? रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय अ कैपेसिटर 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू सी। समझा? अबे हाँ या ना? क्या मैं इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूं? कैसा? एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। हाँ मैंने, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ। ठीक है बच्चों, मुझे बता सकते हो क्या एसी में और डीसी में इसका रोल क्या है? बताओ मुझे, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? जैसे इधर जीरो डालोगे एक्सी का वैल्यू कितना आ रहा है? यानी कि कैपेसिटर तुम डीसी सर्किट में कनेक्ट करोगे तो उसे करंट फ्लो ही नहीं होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो डायरेक्ट। और यहां पे डालोगे तो एक्सी का वैल्यू डालो, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कंपैरेटिवली ये क्या होगा बच्चों? लेस होगा। यानी कि कैपेसिटर यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी वैल्यू यूजुअली कम होती है। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उसकी वैल्यू कम होती चलती है। समझा? वेरी नाइस। अगला चीज क्या करना चाहिए तुम लोगों ने? ऑफ कोर्स तुमने फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना चाहिए इसका। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप मुझे इनके फॉर्मूले एक बार वापस बताओ। व्हाट इज आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, एंड व्हाट इज ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या आप इसका फेजर डायग्राम बना सकते हो? हाँ या ना? इसका डायग्राम तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड में बनाया है या ओमेगा टी नीचे लेके? पक्का? लेट मी चेक, क्योंकि उसके और एक ऑप्शन भी है जो कि मैं जानता हूं। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं फिर। ठीक है, चलो ई का डायग्राम पहले बनाओ। एंगल कितना है तुम्हारा बच्चों? ओमेगा टी। सपोज ये ई की मैग्नीट्यूड से ई जीरो, दिस इज योर एंगल ओमेगा टी। अब तुम्हारा जो
आई का डायग्राम है, ओमेगा 2 से तुम्हें प्लस 90 लेना है, तो ये जो लाइन आई है इसके आगे 90 डिग्री करने वाली दूसरी लाइन ड्रॉ करो। चलो ऐसी लाइन जो इसके साथ 90 डिग्री एंगल कर रही, कैन यू सी दिस? तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, करेक्ट। अब इसकी लेंथ कितनी रखने की ये तुम्हारी मर्जी, इसको मैं I0 कहता हूँ। I0 की वैल्यू यानी कि लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, वो तुम्हारा जो वैल्यू है ये 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी। ओके, तुम अगर ये थोड़ा बड़ा निकालना चाहो तो बड़ा भी निकाल सकते हो, बुक में दिया है, इसका मतलब उसलिए निकालना ऐसा नहीं है, वो जस्ट एक नंबर है, उसकी वैल्यू डिपेंड है कई सारे कंडीशन के ऊपर। अगर यहाँ से मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ ऐसा, तो कौन मुझे बताएगा ये वैल्यू कितना है? अपोजिट साइड एंगल के, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। और यहाँ से ये भी ड्रॉ कर लूँ तो ये वैल्यू कितना आएगा बताओ तो? I0 इंटू साइन ऑफ एंगल, एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस π/2। डन। कौन मुझे बताएगा आखिरी वाला टॉपिक, ग्राफ। गौर से देखना, ई का ग्राफ सेम है क्योंकि फॉर्मूला ही सेम है, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, नो नीड टू थिंक ऑन दैट। ये तुम्हारा ई का मैक्सिमम वैल्यू, ये तुम्हारा ई का मिनिमम वैल्यू। आई का डायग्राम देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे तुम जैसे एंगल 0 डालोगे, ओमेगा टी की वैल्यू 0, साइन का वैल्यू आएगा 90, दैट इज 1, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर से, कैन यू सी दिस? ओमेगा टी के 0 वैल्यू के लिए भी यहाँ पे 90 होगा, ओमेगा टी 0 डालो, साइन 90 का वैल्यू कितना आएगा? 1, और फिर तुम ओमेगा टी का वैल्यू 90 डालो, ये होगा 90 प्लस 90 यानी कि 180, साइन का वैल्यू आएगा 0। तो ये ग्राफ यहाँ से शुरुआत हो रहा है। दिस ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस, ओके। ये थोड़ा ऊपर निकालो या नीचे निकालो, एकदम सेम मत निकालना, क्योंकि जनरली ई की वैल्यू और आई की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। I0 अंदर निकालो, चलो थोड़ा सा। अब ये टॉपिक जो है, जो अभी क्लास में बैठ के जिन्होंने पिछले 2 घंटे बहुत ही एंजॉय किया, उनके सर के किलोमीटर ऊपर से उड़ गया होगा, और उड़ना भी चाहिए। तुम साइंस और फिजिक्स सीख रहे हो, हिस्ट्री के लेक्चर को या वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच को नहीं देख रहे। मतलब कोई हो सकता है बैठे बैठे देख भी रहा हो बीच बीच में क्या स्कोर हुआ है। तो अगर आप बुक में जाओगे बच्चों, तो देखो हमने फेजर पढ़ा, AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर पढ़ा, डायग्राम पढ़ी, करंट का फॉर्मूला निकाला, उसकी फेजर डायग्राम देखी, ओए बच्चों उसका ग्राफ बनाया, फिर हम लोगों ने एक इंडक्टर यानी कि एक कॉइल कनेक्ट की, कॉइल को कनेक्ट करने के बाद उसका पूरा इज्जत से डेरिवेशन बनाया, उसमें रेजिस्टेंस कितना होता है वो बनाया, उसका ग्राफ बनाया, फेजर डायग्राम बनाई, रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला लिखा। ओ प्यारे बच्चों सुन भी रहे हो क्या नहीं? उसका DC AC में क्या इम्पैक्ट होता है वो भी देखा। फिर हम लोगों ने लिया कैपेसिटर, उसकी डायग्राम देखी, सोर्स का EMF देखा, बरोबर, उसका करंट का फॉर्मूला बनाया। भूल गए क्या? अभी तो भूलने जैसा कुछ है नहीं है, तुम्हारे पास वीडियो है रिकॉर्डेड। ग्राफ बना लिया, उसके बाद क्या किया, उसकी फेजर डायग्राम बनाई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC सिंबल से रिप्रेजेंट करते, उसने प्रोवाइड किया हुआ रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला देखा, AC DC का इफेक्ट देखा,
बरोबर। अब ये तीनों का कुछ कंपैरिजन दिया है, कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस, ये पढ़ लो, थ्योरी टॉपिक है, वही जो अपन ने पढ़ा वो लिखा हुआ है। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ तक, और अगला जो टॉपिक है, अब हम तीनों को एक साथ कनेक्ट कर डालेंगे और फिर आप एक ऐसी चीज जानोगे, अगर तुमने लॉजिकली समझने की कोशिश की तो तुमको समझेगा कि पुराने जमाने में इवन अभी भी हम लोग, वो पुराने रेडियो आते थे ना, उसमें वो नॉब होता था, उसको कम ज़्यादा करके एक सर्टन फ्रीक्वेंसी मैच किया जाता था। अभी भी वो इनडायरेक्टली यूज होता ही है। उस प्रोसेस को बोलते थे इम्पिडेंस मैचिंग, और ये जो Z है इसको बोलते हैं इम्पिडेंस। तो जो है ये कैलकुलेशन है, वो उसका एप्लीकेशन है। सो ठीक ठाक टॉपिक आज अपन ने पहले लेक्चर में ख़त्म कर लिए हैं। ये डेरिवेशन, 6 डेरिवेशन अब तक मैंने तुमको आज सुबह और शाम को करके समझा दिया है। हाउ मेनी डेरिवेशन? 6। आज इज्जत से 6 डेरिवेशन और उसमें आने वाले सारे फॉर्मूलों को घर जाओ, एक बार रिकॉल करो और अच्छे से लर्न कर लो। कल मैं आपको पढ़ाऊँ, कितने बाकी है वो भी बता देता हूँ मैं तुमको। दिस इज योर डेरिवेशन नंबर 7। ओके, इन सीरीज का। फिर इसके बाद इसके रेजोनेंस का होना चाहिए, इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये पूरा एक ही डेरिवेशन है तो इसको कोई अलग से कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके अच्छा, सीरीज के बाद पैरेलल का आगे दिया है, ठीक है। चलो, पावर के 2-3 फॉर्मूले हैं। पावर इन रेजिस्टिव सर्किट, खाली रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, इसमें कितना पावर कंजम्पशन होता है। खाली कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, इसमें कितना पावर कंजम्पशन होता है, 9। ये सारे साथ में ही पढ़ा होगा मैं, क्योंकि ये सारे सेम टू सेम है। फिर एलसीआर में कितना पावर कंज्यूम होता है, 10। बेशरम। तो पावर के 4 डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट। एक एलसीआर सर्किट बाकी रह गया अपना। एल स्टैंड फॉर इंडक्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस। तीनों सीरीज में कनेक्ट करते हो सर्किट को बोलते हैं एलसीआर सर्किट। तो उनके तीनों का मिलकर रेजिस्टेंस कितना होता है वो फाइंड करना है। ओके, फिर उसके बाद 4 डेरिवेशन है पावर के। खाली रेजिस्टेंस लगाए तो पावर कंजम्पशन कैसे होता है, खाली इंडक्टर लगाए तो कैसे, खाली कैपेसिटर कनेक्ट किया तो कैसे, तीनों एक साथ कनेक्ट किए तो कैसे। ओके, so this is when all connected are in series. Look the mathematics, it's amazing, जबरदस्त। फिर हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेटर इज कॉन्सेप्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, और मेरे ख्याल से उसमें कोई डेरिवेशन भी नहीं है। यस, समझा। फिर इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, इसमें एक डेरिवेशन होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करने के बजाय सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, सीरीज का भी कनेक्शन देके रखा है, सीरीज रेजोनेंस, ठीक है। वैसे ये अपने आप में वही डेरिवेशन है जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। और ये पैरेलल रेजोनेंस। एंड आई थिंक इसके बाद इस चैप्टर में क्या है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्यू फैक्टर, बस। दिस मस्ट बी द लास्ट टॉपिक आई थिंक। क्या है उसके बाद कुछ और? बस खत्म। चॉक कॉइल तो वो थियरी कॉन्सेप्ट है। तो 6 डेरिवेशन मैंने आज खत्म किए, 6 डेरिवेशन अभी बाकी हैं। डेरिवेशन की संख्या पे मत जाओ, उनके अंदर काफ़ी ताकत है। कल मॉर्निंग में क्या पता नहीं क्या होगा। कल हमारे डेरिवेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, मॉर्निंग इवनिंग मिला के, आफ्टरनून के लेक्चर मिला के। फिर हम लोग बचे हुए कंसेप्ट परसों खत्म कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बाय बाय।